सो गाइस क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था यात्रियों के नज़रिए, जो कि मैंने कल अपलोड कर दिया था और आप लोगों ने देख लिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, सेकंड पार्ट जो है, जिसमें मैं आज आपको अगले जो ट्रैवलर रहे हैं, महान ट्रैवलर जिनसे हमें अपने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था हमारे जो प्रमुख यात्री हैं जो भारत के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देते हैं। अल बिरूनी नंबर 1 पे हमने पढ़ा। दूसरे नंबर पे आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में, और टाइम मिला तो मैं आपको फ्रांसवा वर्नियर के बारे में भी पढ़ाऊँगा। लेकिन प्लान मेरा ये है कि इस वीडियो को मैं 3 पार्टों में पढ़ाऊँ। अल बिरूनी फर्स्ट पार्ट, इब्न बतूता सेकंड और फ्रांसवा वर्नियर थर्ड पार्ट, यानी कि जो 3 पार्ट है इसमें हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं इब्न बतूता की तरफ। ठीक है, तो ये सारे नोट्स वगैरह कल मैंने आपको दे ही दिए थे, आपने लिख लिए होंगे। आशा करता हूं सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी हम लोग बढ़ते हैं जस्ट इब्न बतूता की तरफ। तो इब्न बतूता आपने भाई साहब मूवी में भी इसका नाम, मतलब इनका नाम सुना होगा, गाने वगैरह भी इब्न बतूता के सुने होंगे। मतलब डायरेक्टली देखो इब्न बतूता नहीं है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब, मैं जब भी ना इब्न बतूता शब्द सुनता हूँ तो मुझे कुछ मूवीज़ या फिर कुछ गानों की लिरिक्स वगैरह याद आ जाती है। वो एक अलग पार्ट है, ठीक है, उसको इस पार्ट में बिल्कुल भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये इब्न बतूता एक बहुत ही विशेष ट्रैवलर है। इनके बारे में जब आप जानोगे ना तो आपको लगेगा कि मतलब एक्चुअली में ये ट्रैवलर थे। ठीक है, बाकी सब तो बस ऐसे ही थे, ट्रैवलर वो भी थे, लेकिन ये सबसे बड़े ट्रैवलर मुझे मेरे हिसाब से लगता है। तो आप इनकी फ़ोटो देख ही सकते हो, कितनी बेहतरीन तरीके से ट्रैवलिंग करते हुए अपना साफ़ा वगैरह बांध रखा है सर पे। और फिलहाल इन सारी चीज़ों से हमें क्या लेना देना, हमें लेना देना है जन्म स्थान से, शिक्षा से और इनकी प्रमुख पुस्तक से। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों बात करते हैं जन्म स्थान की। तो जैसा कि यहाँ पर तेजियर लिखा हुआ है, और ये तेजियर जो है मोरक्को में पड़ता है। तो इसको समझो ध्यान से, बहुत सी किताबों में आपको यहाँ पर टैंजियर शब्द भी लिखा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टैंजियर इस टाइप से यहाँ पर अंक की बिंदी लगी रहती है, टैंजियर या तेजियर। देखो हिंदी में तेजियर टैंजियर दोनों मतलब सेम वर्ड हैं। ठीक है, बात करते हैं मोरक्को की। तो मैप में आपको मेरे ख्याल से मोरक्को स्थान पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आप ये वाला जो मैप है यहाँ पर देखो, ये है मोरक्को। ये अपने इस लोकेशन पे मोरक्को पड़ता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इब्न बतूता का जन्म स्थान है ये। और ये जो टैंजियर है, ये इस्लामी कानून सरिया पर अपनी विशेषता के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है। ठीक है, यहीं पर इस्लामी कानून या फिर सरिया जो सरिया है ना, इनका कानून इस्लामों का, तो इसके लिए टैंजियर काफ़ी ज़्यादा फेमस स्थान माना जाता है। और बात करें अगर हम लोग इनके जन्म दिवस की, तो 24 फरवरी 1304 में इनका जन्म हुआ था। और वहीं पर शिक्षा दोस्तों, ये ना पारिवारिक परंपरा के अनुसार, पारिवारिक परंपरा का मतलब होता है कि इनके परिवार में ना बहुत लंबी परंपरा थी कि इनके पीछे, उससे भी पीछे, उससे भी पीछे के जो लोग हैं वो साहित्यिक और सत्तारूढ़ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसके अलावा कानूनी शिक्षा भी ये लोग खूब ग्रहण करते थे। तो ये जो इब्न बतूता हैं, ये कानूनों के भी अच्छे खासे ज्ञाता थे। और एक बात और ध्यान रखना, जो कि यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, कि जो इब्न बतूता थे, इनके फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना कानून से संबंधित थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो जज थे, और इसी वजह से ये आगे चल करके काजी बनते हैं। काजी क्यों बनते हैं और काजी क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको मैंने अभी बताया कि जज, ठीक है, इंग्लिश में हमारा जो वर्ड है जज या न्यायाधीश जिसको बोलते हैं, उसी को हम काजी कहते हैं। तो इनके परिवार में बहुत सारे काजी हुआ करते थे। पीछे के जैसे पास्ट में होता नहीं कि इनके दादा भी काजी, उनके भी पिताजी काजी, उनके भी पिताजी काजी, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग काजी थे इनके यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करी वो साहित्य और सत्तारूढ़ी शिक्षा ग्रहण करी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, सत्तारूढ़ का मतलब ही है, सत्तारूढ़ नहीं सॉरी, ये दोस्तों यहाँ पे सत्तारूढ़ मैंने जितनी बार भी बोला उसको हटा करके आप शास्त्ररूढ़ समझो। ठीक है, ये लिखा हुआ है शास्त्ररूढ़। तो ओवरऑल आप ये समझो कानूनी और साहित्यिक। ठीक है, शास्त्ररूढ़ या कानूनी। तो बात करते हैं इनकी जो प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है रिल्हा, जो कि इन्होंने अरबी में लिखी थी। जो कब लिखी इन्होंने लिखी पूरे विश्व में बहुत सारे देशों के ट्रैवलिंग करने के बाद में। ठीक है, तो ये जो रिल्हा है ये इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत ज़्यादातर टॉपिक जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, उसके बारे में इन्होंने बहुत ही प्रचुर तरीके से और रोचक जानकारी जो है उस किताब में लिख रखे हैं। क्योंकि अब ये ट्रैवलर थे तो ये अनबायस्ड होते हैं। अनबायस्ड का मतलब होता है भाई किसी राजा से पैसे ले करके उसके बारे में अच्छा लिख देना, और किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरी सल्तनत में चले गए, किसी दूसरे साम्राज्य में चले गए तो वहाँ की बुराइयाँ लिख देना, अपने आप को बड़ा चढ़ा के लिखवा देना। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। पुराने ज़माने की जो किताब में राइटर्स वगैरह होते थे वो लिखा करते होंगे। लेकिन जब बात करते हैं किसी ट्रैवलर की जो कहीं विदेश से आया हुआ होता है, तो वो अपनी किताब में वही चीज़ें लिखता है जो जनरली देखता है। ठीक है,
तो यहाँ पर वैसे भी हम इनके राजनीतिक दृष्टिकोणों को नहीं मान सकते। अगर इन्होंने कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण लिखे भी हों, अपने बताए भी हों, तो वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई तुम हमारे देश के ना तो जन्मे हुए व्यक्ति हो और ना ही तो तुम यहाँ के मूल निवासी हो, तुम आगे भी यहाँ पर रुकने वाले नहीं हो, और तुम्हें यहाँ की जो राजनीति चल रही है उसकी भी बहुत गहन समझ नहीं है। लेकिन हाँ, तुमने जो सामाजिक परिस्थितियाँ बताई होंगी, जो सांस्कृतिक जीवन यहाँ का देखा होगा, वो तुम एक्चुअली में लिखोगे, सो दैट हम ज़्यादातर ट्रैवलर से सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दर्शन जो है वो हम ट्रैवलरों की मदद से नहीं समझते, एक आध को छोड़ करके, क्योंकि उन्होंने बहुत फिर गहन अध्ययन करा तो उनके बारे में तो फिर हम लोग इतना चलता है कि हाँ भाई तुम बहुत डिटेल से जानते हो तो लिखा है, तो हम आपकी किताब पढ़ ले रहे हैं और अपने पास्ट को समझने की कोशिश कर ले रहे हैं। अदरवाइज ज़्यादातर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ही समझते हैं। तो इब्न बतूता जो थे ये मानते थे कि पुस्तकों से ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती है, बल्कि ज़्यादा नॉलेज जो है वो यात्राओं से अर्जित करी जा सकती है। यानी कि अगर आप कहीं पर ट्रैवलिंग करते हो तो जो आपको जो अनुभव मिलता है वो आपके ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ना कि पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। ठीक है, अब ये जब इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है इनको यात्रा करने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो नए नए देशों में और लोगों के विषय में जानने के लिए बहुत दूर दूर तक के क्षेत्रों तक की गए थे। तो आपने मैप में देखा मोरक्को कहाँ है। इसके अलावा जब आप जानोगे कि ये कौन कौन से देशों तक घूम आए थे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में भाई ये व्यक्ति ऐसे थे जो नए नए देशों में नए नए लोगों से मिलने के लिए काफ़ी दूर तक ट्रैवलिंग कर चुके थे। बात करें इंडिया में कब आए थे, तो उस टाइम पर देखो इंडिया का नाम ना तो इंडिया था, ना तो हिंदुस्तान था, ना ही तो यहाँ पर ये कुछ भारत जैसा नाम था। उस टाइम पर इसको सिंध वाला इलाका बोलते थे। ठीक है, सिंधु इलाका। तो ये 1333 में सिंध में आए थे। और जब ये 1333 में आए थे तो उस टाइम पर भाई 1333, अगर आपको थोड़ा बहुत भी टाइम पीरियड याद हो, वैसे मेरे ख्याल से अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करो तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में अभी तक नहीं पढ़ाया गया है कि उस समय पर दिल्ली में जो सुल्तान थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, 1333 के समय पर, तो उन्हीं के समय पर ये अपने देश में घूमने के लिए आए थे। ठीक है, तो माना जाता है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में दोस्तों 1,20,000 या फिर ओवरऑल 75,000 मील, दोस्तों बहुत बड़ा नंबर होता है, इतनी यात्रा की थी। 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा की थी। और भाप के इंजन के आविष्कार से पहले इतनी जो यात्रा है ना, वो शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति ने करी हो। समझ पा रहे हो कितने बड़े ट्रैवलर रहे। मैंने इसीलिए कहा था कि ये जो है मेरी नज़रों में सबसे बड़े ट्रैवलर रहे पुराने ज़माने के। लेकिन एक अजीब सी बात ये है, अजीब सी बात नहीं है, एक तरीके से आप ये मान लो कि भाई दुर्भाग्य है या खुशनसीबी, आप जो भी समझ लो। ठीक है, ओवरऑल मुख्य पॉइंट पर आते हैं, फैक्ट पर आते हैं। इन्होंने कोई भी नया स्थान नहीं खोजा था या फिर कोई भूमि की खोज नहीं करी थी। जैसे कि जो कोलंबस थे उन्होंने तो भाई अमेरिका की खोज ही कर दी, क्योंकि वो आ तो इंडिया रहे थे बट वो चले गए गलती से उधर साइड में। तो उन्होंने जो स्थान खोजा वो था अमेरिका, जिसके बारे में बाकी की दुनिया को ज़्यादातर पता नहीं था। तो ये इतने बड़े ट्रैवलर थे तो इनको भी तो कोई एक दो ऐसे आइसलैंड, कोई ऐसा देश कुछ मिल जाना चाहिए था, बट दुर्भाग्य से ये वहीं गए जिसके बारे में अच्छे से इन्होंने सुन रखा था। ठीक है, कोई भी नई जगह पर जाने के बारे में नहीं सोची। तो ये इब्न बतूता का छोटा सा शॉर्टकट जीवन परिचय, या आप जो भी समझ लो वो है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इनकी यात्रा की। देखो हम इतिहास पढ़ रहे हैं बट हम इनकी यात्रा के बारे में जानना ज़रूरी समझेंगे, या फिर हमें जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक गए तभी हम जान पाएंगे कि जो इनकी किताब है वो कितनी वैल्यूएबल है। ठीक है, और ये हमें पता कैसे चला भाई कहाँ से कहाँ तक गए? इन्होंने खुद अपनी यात्रा वृत्तांतों में लिखा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं। ठीक है, यात्रा वृत्तांतों में इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है वृत्तांत। बात करते दोस्तों भारत की, तो भारत पहुंचने से पहले भाई साहब मक्का घूम आए थे। देखो 21 वर्ष की उम्र में ही, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, 21 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने मक्का घूमने का निश्चय बना लिया था। तो जब ये मक्का एक बार घूम आया तब इनको पता चला कि यार घूमना तो बड़ा मज़ेदार काम है। देन फिर ये सीरिया गए, फारस चले गए, यमन चले गए, ओमान चले गए। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका के बहुत सारे तटीय बंदरगाहों तक की यात्रा जो है वो अपने उसी टाइम तक में कर आए थे। और ये जब भारत आए थे तब उस टाइम पर जो समय था दोस्तों वो 1333 था। ठीक है, तो 1333 से पहले ये सारे देशों की यात्रा कर चुके थे। और जब ये भारत आए 1333 में, तो ये ना मोहम्मद बिन तुगलक के पास पहुँचे और इनका जो कामकाज था, जैसा कि मैंने बताया, ये भाई साहब काजी परिवार से जुड़े हुए थे। इनके पूरे
जो पिता थे, उनके जो पिता थे और जो इनके नाना थे, दादा थे, वो सब लोग काजी थे। काजी मतलब मैंने आपको बताया न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश, जज एक तरीके से समझ लो। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको ही अपने यहाँ का जज बना दिया, कहा कि आप जो है हमारे यहाँ के जज बन जाओ। उसके बाद इन्होंने लगभग 7 वर्षों तक इस पर जो है काम किया, और 7 वर्षों तक काम करने के दौरान दोस्तों ये कई जगह पर घूम करके आया, जैसे पंजाब में अबोहर घूमा है, हरियाणा में सिरसा चले गए, ठीक है, और झांसी भी चले गए, यूपी में अलीगढ़ और कन्नौज तक घूमा है, महाराष्ट्र का जो दौलताबाद पड़ता है दोस्तों वहाँ तक चले गए। इसके बाद में गुजरात में जो खंबात है, एमपी में जो ग्वालियर है, ठीक है, केरल में उज्जैन तक और कोझिकोड तक। इसके अलावा भी बहुत सारे भारत के जो स्थान थे वहाँ तक ये घूम करके आए लगभग इन्हीं 7 वर्षों के दौरान। उसके बाद में दोस्तों इनसे एक गलती हो जाती है, और गलती के दौरान इन्होंने क्या करा कि जो सुल्तान का विश्वास था वो खो गया और इनको जो है कैद कर लिया गया। फाइनली धीरे धीरे बाद में सुल्तान को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गलती जो है पूरी तरीके से इनकी नहीं है। देन इनको अगेन जो है राज की सेवा में ले लिया गया और इनको अपने यहाँ का दूत बना दिया गया कि जाओ भाई विदेशों में और अपने तुम दूत बन करके रहो। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में मंगोल शासक, ये मंगोल शासक आपने 11th क्लास की हिस्ट्री में अगर चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा दोस्तों, चंगेज खान वाला, तो आपको पता होगा उस टाइम पर जो मंगोलियन था, मंगोलिया साम्राज्य, ठीक है, वो मंगोल और चाइना लगभग एक इलाके का था, जैसे कि अपने भारत का पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान वाला इलाका हो गया, ऐसे ही मंगोल चाइना, ठीक है। तो उस टाइम का जो मंगोल शासक था उसको बेसिकली आप चीनी शासक भी बोल सकते हो, ठीक है, वो चाइनीज़ की बात हो रही है, ये चीनी लिखा हुआ है, चाइनी नहीं चीनी। तो मंगोल शासक के पास में सुल्तान के दूत के रूप में जो है जाने का आदेश दिया किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनसे कहा कि ऐसा है तो मंगोल शासक के पास चले जाओ और मेरे दूत बन करके जाओ। तो इब्न बतूता गए, फिर ये मालाबार तट तक गए, फिर वो वहाँ से निकल करके मालदीव गए, और उसके बाद में दोस्तों 18 महीने तक जो है दोबारा से काजी के पद पर बने रहे, यानी कि न्यायाधीश बने रहे। देन फिर ये मालदीव से जब श्रीलंका गए थे और फिर मालाबार तट पर गए थे, और वहाँ से फिर अगेन जो है मालदीव पहुँचे, और वहाँ से वापस यात्रा करके जब ये बंगाल और असम तक पहुँचे, उसके बाद में जहाज़ से सुमात्रा पहुँचे, सुमात्रा से फिर ये चीनी बंदरगाह जैतून तक गए। नहीं, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये जो यहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ पर कि इब्न बतूता मालाबार तट तक गए थे, ठीक है, उसके बाद में ये अगेन मालदीव गए थे। तो मालदीव के बाद की कहानी ये यहाँ पर लिखी हुई है कि फिर मालदीव से श्रीलंका गए, फिर वहाँ से मालाबार, मालाबार से फिर अगेन मालदीव, मालदीव से जो है फिर ये बंगाल और असम की यात्रा करी, और उसके बाद में दोस्तों फिर जहाज़ से सुमात्रा गए, सुमात्रा से फिर चीनी बंदरगाह तक जैतून तक गए थे, ठीक है। उसके बाद ये वापस आए थे, फिर 18 महीने तक काजी के पद पर ये बने रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझो जो कि लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ। जब ये सुमात्रा से गुजर रहे थे ना, तो क्या हुआ था कि जो चाइनीज़ मंगोलियन शासक थे उस टाइम पर, या चाइनीज शासक थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके लिए बहुत सारा गोल्ड या जो भी धन दौलत होता है उससे भरा हुआ जहाज़ भेजा था, और इस तरीके के 2 जहाज़ थे जो कि मंगोल शासक को देने थे गिफ्ट के रूप में। तो जब ये जा रहे थे तो सुमात्रा से पहले एक हमला होता है, नहीं हमला नहीं होता है, सुमात्रा से पहले ना पानी में ऐसे, पानी क्या समुद्र से ही जा रहे थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे तूफान सा आ जाता है, पानी भर जाता है इनके जहाज़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और जहाज़ जो है वो एक डूब जाती है। दूसरी वाली जो जहाज़ है वो लेकर के सीधे चल देते हैं, और फिर सुमात्रा में हमला बोल दिया जाता है इनके जहाज़ के ऊपर। तो ये फाइनली अपनी जहाज़ वगैरह छोड़ छाड़ करके चीनी बंदरगाह तक, जैतून तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के हमले को भी झेला, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बार डाकुओं का हमला जो है इन्होंने फेस करा था अलग अलग फेजेस में, क्योंकि भाई ये अपने जीवन पर्यंत लाइफ में हमेशा घूमते ही रहे, तो अलग अलग जगहों पर बहुत सारे डाकू मिले, बट ये एक बहुत जिद्दी पर्सन थे। डाकू मिले तो मिले, सामान गया तो गया, बट हम घूमेंगे और जहाँ जाने के लिए निकले वहाँ तक पहुँचेंगे, ये इनकी मेन प्लानिंग हुआ करती थी। तो जब ये सारा कुछ लौटा करके घूम घामा करके वापस आते हैं, तो जो वहाँ के स्थानीय शासक थे उन्होंने निर्देश दिया और कहा कि भाई इनकी कहानियों को या इनके जो भी वृत्तांत हैं उसको लिखा जाए। तो एक व्यक्ति थे इब्न जुजाई, इन्होंने इब्न बतूता की जितने भी यात्राएं थी, उनके जो भी संस्मरण थे, यानी कि इनके दिमाग में जो भी कहानियाँ चल रही थी कि भाई मैं ऐसे गया वैसे गया, यहाँ पर ये किया वहाँ पर वो किया, उन सबको इन्होंने किताब में लिखा। और इसी तरीके से हमारे सामने जो है इनकी एक किताब प्रस्तुत हुई, जिस किताब के जरिए हम इनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जिसका नाम है रिल्हा, ठीक है। अगर किताब के नाम में मिस्टेक हो गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सही नाम, एकदम एग्जैक्ट नाम क्या है, ठीक है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा।
बात करते हैं दोस्तों इनकी किताब की। इनकी किताब जब पढ़ी गई, ठीक है, इनके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा गया तो भारत के बारे में कुछ अजीब सी बातें निकल करके आई, जैसे नारियल और पान। तो ये नारियल और पान के बारे में नहीं जानते थे, इन्होंने भारत में ही आकर के जाना, तो इनको क्या पता चला नारियल के बारे में वो देखते हैं। तो इब्न ने नारियल के बारे में जो वर्णन करा उसमें बताया कि भैया इसका जो पेड़ है वो दुनिया का सबसे अजीब पेड़ है, विस्मयकारी है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से सबसे अलग टाइप का पेड़ है। और भारतीय क्या करते हैं, इसको एक तो खाते हैं, इसका पानी भी पी लेते हैं, इसको जला भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ के जो जहाज होते हैं उसमें कील लोहे की नहीं लगाते वो, बल्कि इसी नारियल से, जो इसकी जूट से जो रस्सी बनती है उससे सिलाई कर देते हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी कि मतलब इसके बालों में, इसके जो रेशे हैं उसमें इतनी शक्ति है कि वो जहाज़ को सिल देते हैं और हम लोहे की कील लगाते हैं। तो भाई क्या इनका दिमाग है, मतलब कैसे नारियल ऐसा कैसे कर सकता है। फिर बात करें अगर हम लोग पान की, तो पान के बारे में इन्होंने क्या बताया। पान के बारे में इब्न बतूता ये लिखते हैं कि ये कोई फल नहीं है, ये मतलब एक ऐसा बेल है, एक ऐसा पौधा है जिस पर कोई फल ही नहीं होता, सिर्फ इसका पत्ता ही पत्ता होता है और इसका पत्ता ही यूज करा जाता है, मतलब इसके पत्ते को यूज करने के लिए ही इसको उगाया जाता है। तो ये पान के बारे में उन्होंने बात बताई। तो इससे पहले वो ना नारियल से और पान से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, लेकिन हमारे लिए ये जानकारी तो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी हमारी शहरों का वर्णन इन्होंने कैसा करा, उस टाइम पर शहर कैसे थे। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से लिखना शुरू करा है 1 2 3 4, देन यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा है 5। तो आप इसी क्रम में पढ़ना, जब भी पढ़ना। तो सबसे पहले इन्होंने दिल्ली को जो है सबसे बड़ा शहर बताया था। उनको लगता था कि दिल्ली जो है वो बहुत बड़ा शहर है, और दौलताबाद, ये ध्यान से समझो, ये महाराष्ट्र का एक दूसरा शहर है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पर इसका नाम बदल चुका है, आप लोग चाहे तो इंटरनेट पे सर्च करके मुझे नया वाला नाम कमेंट करके बता सकते हो। तो महाराष्ट्र में पड़ता है दौलताबाद। तो इन्होंने बताया कि दौलताबाद भी कम नहीं है, ठीक है, ये ऐसा शहर है दौलताबाद जो दिल्ली को चुनौती दे सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आकार में, जनसंख्या में नहीं। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, दिल्ली में ही रहती है। सबसे बड़ा आकार भी किसका है, लगभग सबसे बड़ा आकार किसका है, दिल्ली का है। किसके अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार। और ये क्या बताया दिल्ली के बारे में, इन्होंने बताया कि दिल्ली ना ये बहुत घना बसा हुआ शहर था। सोचो सन 1333 के बाद की बात है ये दोस्तों, 1333 से 1340-50 के बीच की बात है। ये बता रहे हैं कि दिल्ली बहुत घना बसा हुआ शहर था, और आज आप जानते हो कितना ज़्यादा घना बसे हुए शहर है दिल्ली, तो तब कितना कम रहा होगा, लेकिन उसको इन्होंने बताया घना बसा हुआ शहर था, जिसके चारों ओर प्राचीर बनाई गई थी। प्राचीर मतलब दीवाल, ठीक है। इस शहर में 28 द्वार थे, जिसमें बदायूं दरवाज़ा जो था ये सबसे विशाल था। अब आप लोग अगर दिल्ली घूमे हो और बदायूं दरवाजे के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि एक्चुअली में कितना बड़ा गेट है, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि मांडवी द्वार के भीतर एक अनाज की मंडी भी होती थी, जैसा कि आज़ादपुर में भी है, और भी आज़ादपुर की जो मंडी है ये विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है, सब्जी मंडी। तो हालांकि इन्होंने मांडवी द्वार के भीतर के बारे में बताया है। तो जो मांडवी द्वार के भीतर की मंडी है वो अनाज की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है। और जो मैंने आपको आज़ादपुर वाली बताई वो दिल्ली में ही है, और वो सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, ठीक है। तो इन दोनों को फ़र्क समझना, ये मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही बता दिया आज़ादपुर वाली मंडी। बात करते हैं इसमें और इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि दिल्ली शहर ना एक बेहतरीन कब्रगाह यानी कि कब्रिस्तान भी था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी कब्रें थी जो कि बहुत बेहतरीन सुंदर टाइप की बनी हुई थी। कब्रगाह में ये लोग चमेली और गुलाब जैसे फूल वगैरह भी उगा देते थे, जो सभी मौसम में उग जाते थे। तो ये बातें इन्होंने बताई दिल्ली शहर के बारे में, जो कि बहुत देखो खास तो नहीं है, लेकिन इससे हम ये समझ सकते हैं कि बताओ उस टाइम पर भी हमारा दिल्ली शहर लगभग ऐसा ही जैसा हुआ करता होगा जैसा आजकल। थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही रहता है, ठीक है, आर्किटेक्चर और बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया है, बट फिर भी शहर का जो डिज़ाइन है, जो स्थान है, वो लगभग आज जैसे ही थे। अधिकांश शहरों में एक मस्जिद भी होता था और मंदिर भी होता था, ठीक है। दिल्ली के जो भी शहर हैं, दिल्ली के अलावा जो बाहर के शहर हैं, ठीक है, कहीं बाहर, जब देखो ये तो पूरा भारत घूमा है लगभग, तो वहाँ पर कितने सारे शहरों में घूमा इब्न बतूता, तो वहाँ पर इसको ये पता चल रहा है कि लगभग सभी शहरों में एक मस्जिद और मंदिर भी हुआ करता था। इसके अलावा बंद नगरों में नर्तक भी होते थे, संगीतकार भी होते थे, गायक भी होते थे। तो इनको ना एक विशेष स्थान पर भी बुलाया जाता था, ठीक है, और इनके लिए सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी बनाए जाते थे। जैसे कि आपने देखा होगा मेले में एक स्टेज वगैरह बनाया जाता है, एक मंच बनाया जाता है, जहाँ पर इस तरीके के गायक, नर्तक, संगीतकार जो होते हैं पहुँचते हैं। तो मेरे ख्याल से उसी टाइप को इन्होंने बोला होगा कि विशेष स्थान जो है सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए एक स्थान चिन्हित किया जाता था। यद्यपि
इब्न, ये देखो जो लिखा हुआ है, मैं मेरे को ना इस समय पीछे से स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ था, तो अब मैं परछाई करके मतलब अंधेरा करके पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिख रखा है, यद्यपि इब्न की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इब्न ने शहर की जो समृद्धियाँ हैं उसके बारे में तो कोई वर्णन करा ही नहीं, उसने शहर में जो सबसे विशेष चीज़ दिखाई वो दिखाई दिया। अच्छा, इसने शहरों का वर्णन क्यों नहीं करा होगा? आप थोड़ा सोच करके देखो, जैसे आपके घर पे चांदी का ग्लास है, ठीक है, और आपके घर पे सारे बर्तन भी चांदी के हैं, फिर आप किसी दूसरे मेहमान के घर अगर जाते हो और वहाँ भी सब कुछ आपको चांदी का देखने को मिलता है, तो क्या आपके लिए वो विशेष बात होगी? नहीं, वो बात आपके लिए विशेष नहीं होगी, लेकिन वो बात मेरे लिए बहुत विशेष होगी, क्योंकि भाई मेरे घर पे तो सारे बर्तन स्टील के हैं। मैं जब वहाँ जाऊँगा तो मुझे लगेगा ओ भाई चांदी का ग्लास, ओ भाई चांदी की थाली, अरे भाई चांदी का चम्मच भी है यार। इसको लेकर के तो सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे, क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो हटाओ, वो वाली बात नहीं बोलना चाहता मैं मतलब चलो बोल ही देता हूँ, आप लोग सोचोगे क्या है यार घुमा फिरा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि चांदी का चम्मच ले के मुँह में पैदा हुए बच्चे वाला सीन जो यूट्यूब पे थोड़ा कंट्रोवर्सी बन गया था, कंट्रोवर्सी नहीं बोलते क्या, कंट्रोवर्सी जो भी वर्ड है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है कि भाई जो तुम्हारे पास आसपास है वो तुम उसको विशेष क्यों मानने लग गए अगर वही चीज़ तुम्हें कहीं और देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इब्न बतूता देखो दुनिया के बहुत सारे देशों में घूमा, सो उसे जो है इतना ज़्यादा खास लगा नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ नया है, लेकिन जो उसने नई नई चीज़ें देखी जो दुनिया की बाकी जगहों पर नहीं देखने को मिली वो सब कुछ उसने लिखा होगा। ठीक है, बात करते अगर संचार प्रणाली की, तो भाई ये चीज़ ना उस टाइम पर इब्न बतूता की देन थी, जो कि हमें पता चली कि उस टाइम पर भी संचार प्रणाली चलती थी, उनकी किताब से ही हमको पता चल पाया, और ये बहुत ख़ास था। अगर आप ना इसके बारे में समझोगे अभी भी तो आपका अभी दिमाग हिलने वाला है। सच में संचार प्रणाली के बारे में समझते हैं। देखो इब्न बतूता ने ये बताया कि यहाँ पर भाई साहब संचार प्रणाली बहुत बेहतरीन थी। कैसी बेहतरीन थी, इसको भी सेम उसी साइज़ में चलाएंगे हम लोग। पहला वाला मैं हमेशा ना इस तरीके से लिखता हूँ, पहला यहाँ लिखता हूँ, दूसरा यहाँ लिखता हूँ, फिर तीसरा नोड यहाँ पर लिखता हूँ, फिर चौथा इधर रहता है, और फिर लास्ट में पांचवा इधर रहेगा। तो इन्होंने बताया कि लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्रामशाला या विश्राम गृह वगैरह स्थापित किए गए थे। समझ पा रहे हो, जितने भी व्यापारिक मार्ग थे, व्यापारिक मतलब बिजनेस वाले जो भी मार्ग होते हैं, वहाँ पर आपको सराय देखने को मिलेगा, विश्रामशाला देखने को मिलेंगी। ठीक है, और यार मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या? पहला ये है, दूसरा ये है, इस बार दूसरा वाला ये है। ठीक है, और डाक प्रणाली के बारे में इब्न बतूता ने क्या कहा? डाक प्रणाली के बारे में इब्न बतूता ये बताते हैं कि भाई साहब ये जो डाक प्रणाली है ना, ये इतनी ज़्यादा कुशल थी कि अगर आप सिंध से दिल्ली तक पैदल चल के आओगे या मतलब किसी घोड़ा गाड़ी से किसी दूसरे तरीके से सवारी लेकर के आओगे तो आपको 50 दिन तक लग सकते हैं। सिंध मतलब वही पाकिस्तान वाला इलाका जहाँ पर सिंधु नदी बहती है, वहाँ से लेकर के दिल्ली तक आने में 50 दिन का एवरेज टाइम लग रहा है। और वहीं पर जो इनके गुप्तचर जो हैं वो इस टाइप की खबरों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर अपनी खबर पहुंचा देते थे। तो सोचो 5 दिन के अंदर खबर कैसे पहुंचाई जाती थी। तो इसके लिए यहाँ पर 2 प्रकार की डाक सेवाएं तब चलती थी। पहली डाक सेवा थी अश्व डाक सेवा, जिसको उलूक व्यवस्था कहा जाता था। इसमें क्या होता था, हर 4 मील पर एक राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित की जाती थी। जैसे कि 4 मील पर यहाँ पर एक घोड़ा है, दूसरा घोड़ा यहाँ पर है, तीसरा घोड़ा यहाँ पर है, चौथा घोड़ा यहाँ पर है। अब कोई खबर अगर यहाँ से हमको यहाँ तक भेजनी है तो एक घोड़ा यहाँ पे ऐसे मैसेज लेगा और उसके ऊपर एक आदमी बैठेगा, वो यहाँ तक जाएगा और यहाँ वाले खबर इस बंदे को पास कर देगा और वापस आ जाएगा। अब यहाँ वाले को जैसे ही खबर मिलेगी वो आगे भाग जाएगा, इसको खबर देगा और ये वापस आ जाएगा, और जैसे इसको खबर मिलेगी ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली पहले वाले बंदे को 16 किलोमीटर यानी कि 16 जो है उतनी दूरी, चाहे किलोमीटर ले लो चाहे मील ले लो, अभी बेसिकली हम मील में चल रहे हैं, तो 16 मील तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 16 मील तक जाएगा आएगा तो लंबा समय लगेगा और अगली भी तो खबर भेजनी है। तो इसके लिए 4-4 मील पर इस तरीके से मैसेज जो हैं वो चलते रहते थे। ठीक है, दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी पैदल डाक सेवा। दोस्तों आप अगर अंदाज़ा लगाओ अश्व डाक सेवा यानी कि घोड़े वाली और पैदल वाली में दोनों में कौन तेज होगी, तो आपने जाहिर सी बात है अश्व डाक सेवा का नाम मतलब लिया होगा, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पैदल डाक सेवा ज़्यादा तेज़ थी। इसको दावा व्यवस्था कहते थे, यानी कि दावा है तुम्हारा मैसेज बहुत जल्दी पहुँचेगा। प्रत्येक मील पर यहाँ पर 3 स्थान लगाए जाते थे और ये बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मतलब प्रत्येक मील पर 3 स्थानों पर चुंगियाँ या मैसेज भेजने वाले गुप्तचरों का मिलन हुआ करता था। ठीक है, इसमें डाक व्यवस्था के साथ में खुशासन के फलों के परिवहन के लिए भी ये व्यवस्था खूब ज़्यादा यूज करी जाती थी।
तो देखो इसका मतलब ये है कि जैसे 1 मील यहाँ से यहाँ तक मान लो, तो इसी में 3 बंदे जो हैं वो बैठेंगे, यहाँ पर मैसेज आएगा तुरंत ही यहाँ जाएगा, यहाँ से फट से यहाँ आएगा और वापस ये आ जाएंगे अपने अपने प्लेस पर। तो इब्न बतूता द्वारा दोस्तों हमारे सामाजिक और जो सांस्कृतिक जीवन है उसके बारे में लगभग इतना ही है जो हमारे क्लास 12 में बताया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो आपको आगे इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आगे आपको आगे वाले क्लास की पढ़ाई में पढ़ाई जाएंगी। और इस क्लास में इब्न बतूता के बारे में इतनी जानकारी मोर देन इनफ है। इसके अलावा अगर आपको कोई और अगर डाउट आ रहा है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं उसके ऊपर अगली वीडियो में उसके सॉल्यूशंस वगैरह जो हैं, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। इब्न बतूता के बारे में आपको जब नोट्स लिखने हो आप इतने ही नोट्स लिख लेना, इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और रही बात इसके बाद में फ्रांसवा वर्नियर की, तो वो हम लोग आगे के क्लासेस में देख लेंगे। आप एक बार नोट्स फिर से देख लो, ठीक है। यहाँ से लेकर के ये धीरे धीरे अगर इस तरीके से मैं चलाऊँगा, वैसे ही चलाने वाला तो है ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, बिकॉज मैं अपने सिस्टम पर नहीं हूँ जहाँ से मैं लाइव करता था। यहाँ तक है सारे नोट्स, ठीक है। तो इतने ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हैं। और ये क्लास अगर आप अभी भी देख रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताना कि हाँ भाई मैंने आपकी क्लास जो है वो पूरी देखी, क्योंकि आप जब तक बताओगे नहीं तब तक कि मैं नई वीडियो लेकर के आऊँगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोग कमेंट वगैरह तो करते नहीं हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।